हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शिवी स्टडी शिप। हम पढ़ रही हैं मेडिवल इंडियन हिस्ट्री, जिसे लिखा है सतीश चंद्रा जी ने। आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 10, और चैप्टर नंबर 10 का ये हमारा पार्ट 3 होगा। ऑलरेडी इससे पहले मैं पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड को कवर करा चुकी हूँ। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाके आप हमारे सभी लेक्चर्स को देख सकते हैं। ये हमारा चैप्टर नंबर 10 है, स्ट्रगल फॉर एम्पायर इन द नॉर्थ इंडिया। कि नॉर्थ इंडिया में 1400 से 1525 के बीच में क्या हालात रहे हैं। और बेसिकली आज के हम लेक्चर में बात करने वाले हैं मालवा, ठीक है, और मेवाड़, कि दोनों जो हमारे एरिया थे हम इनके बारे में बात करेंगे। जिसमें हम मालवा के बारे में देखेंगे कि होसांग शाह और जो महमूद खलजी का क्या टाइम पीरियड रहा है और उन्होंने क्या क्या चीज़ें करी हैं उस टाइम पर। वहीं अगर मेवाड़ की बात करें तो ये दो नाम हमारे हमेशा हमें याद है, राणा कुंभा और राणा संगा जी। हम इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, और ऐसे और लेक्चर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सो ये हमारा टॉपिक आज का, मालवा। द स्टेट ऑफ मालवा वॉज सिचुएटेड ऑन द हाई प्लेट्यू बिटवीन द रिवर नर्मदा एंड ताप्ती। ठीक है, तो ये दो रिवर हमेशा सुनते आ रहे हैं, ज्योग्राफी में हम सबने पढ़ रखा है। नर्मदा और ताप्ती के बीच में जो एक हाई प्लेट्यू वाला जो एरिया है, वहीं पर ही हमारा क्या सिचुएटेड है, मालवा सिचुएटेड है। ओके, तो यहाँ पर जैसे हम आप ये मान लीजिए कि ये नर्मदा और ये ताप्ती और ये बीच वाला एरिया, ठीक है, ये हमारा क्या है, ये आपका मालवा है। हाई प्लेट्यू, प्लेट्यू आप सबको पता है, ज्योग्राफी में काफ़ी बार पढ़ चुके हैं। प्लेट्यू एक ऐसा एरिया होता है जो टेबल की फॉर्म में होता है, मतलब ज़मीन से उठा हुआ एरिया होता है, और ऐसा होता है जैसे टेबल लैंड जैसा। जैसे माउंटेन तो ऐसे होते हैं, उनकी तो पीक बनी होती है, ये ऐसा नहीं होता, बल्कि इस तरह से एक टेबल की फॉर्म में होता है। तो ये एक ऐसा हाई प्लेट्यू एरिया है मालवा, जो नर्मदा और ताप्ती इन दो रिवर के बीच में आपको दिखाई देगा। इट कमेंडेड द ट्रंक रूट बिटवीन द गुजरात एंड नॉर्दर्न इंडिया। नॉर्थ इंडिया जो नॉर्दर्न इंडिया है और जो गुजरात है, उन दोनों को आपस में जोड़ने का काम करता है। इट इज़ ऑल्सो बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ इंडिया। अगर आप कहें तो गुजरात और नॉर्दर्न इंडिया को जोड़ने का कह सकते हैं, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि ये नॉर्दर्न इंडिया को साउदर्न इंडिया के साथ जोड़ता है, मालवा वाला जो हमारा एरिया है। As long as Malwa continued to be strong, it acted as a barrier to the ambition of Gujarat, Mewar, Bahmani, Lodi Sultan of Delhi। देखिए, मालवा काफ़ी ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग एरिया रहा है, शुरू से रहा है, और हमेशा ये जो गुजरात, मेवाड़ है ना, बहमनी, लोधी सुल्तान है, चाहे दिल्ली है, तो यहाँ पर जो रूल करने वाले जो लोग हैं, हमेशा उनका एक मोटिव रहा है कि वो मालवा को जितना हो सके उतना कैप्चर कर लें। क्योंकि मालवा को कैप्चर करने का मतलब है कि आपके हाथों पूरा नॉर्थ इंडिया चला गया, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में काफ़ी ज़्यादा पार्ट मालवा का आता है, तो इसलिए सबकी नज़र होती है। जोग्राफिकल सिचुएशन इन नॉर्दर्न इंडिया वॉज सच दैट एट एनी ऑफ द पावरफुल स्टेट ऑफ द रीजन कुड एक्सटेंड इट्स कंट्रोल ओवर मालवा। हमेशा से ही अगर आप जो जियो पॉलिटिकल अगर हम सिचुएशन देखते हैं नॉर्थ इंडिया की, तो जिसके हाथों मालवा चला गया, उसका मतलब है कि वही अब पूरे नॉर्दर्न इंडिया को रूल करने वाला है और एक बहुत ही पावरफुल स्टेट बनकर उभरने वाला है। It would be well on its way to make a bid for the domination of the entire northern India। ठीक है, तो मतलब जिसके हाथों मालवा लगा उसी का पूरा डोमिनेशन होने वाला है पूरे कंप्लीट नॉर्थ इंडिया के ऊपर। ड्यूरिंग द 15th सेंचुरी द किंगडम ऑफ मालवा रिमेन्ड एट हाइट ऑफ द ग्लोरी। 15th सेंचुरी के आसपास जो मालवा का जो किंगडम था, जो पूरा एरिया था, यहाँ पर जो रूल किया जा रहा था, वो अपने बिल्कुल क्लाइमैक्स पे था, मतलब वो जितनी बुलंदियों पे हो सकता था उतनी पे था। जो उसकी कैपिटल थी वो उसे धार से शिफ्ट करके मांडू में शिफ्ट कर दिया था। अ प्लेस विच वॉज हाईली डिफेंसिबल एंड विच हैड अ ग्रेट डील ऑफ नेचुरल ब्यूटी। और ये जो मांडू थी एक ऐसी जगह थी कि यहाँ तक दुश्मन को पहुँचना इतना आसान नहीं था, ठीक है, और साथ में यहाँ पर नेचुरल ब्यूटी बहुत थी, तो इसलिए धार से कहाँ शिफ्ट कर दिया, से मांडू में शिफ्ट कर दिया। हेयर द रूल ऑफ मालवा कंस्ट्रक्टेड अ लार्ज नंबर ऑफ बिल्डिंग। बहुत सारी यहाँ पर बिल्डिंग बनवाई गई, जो रूलर्स थे मालवा के उन्होंने बहुत सारी बिल्डिंग्स बनवाई। और यहाँ पर वो जो बिल्डिंग्स आपको आज भी देखने के लिए मिलेंगी, काफ़ी अब तो ये है टूट फूट चुकी है, लेकिन फिर भी आप उनको देख के एक अंदाज़ा लगा सकते हो कि उस टाइम पर उनकी क्या खूबसूरती रही होगी। Unlike the Gujarat style of architecture, the Mandu architecture was massive and was made to look even more so by using a very lofty plinth for the buildings। बात करें आर्किटेक्चर की, तो जो गुजरात स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है और दूसरी तरफ हम देखें मांडू आर्किटेक्चर, तो वो जो मांडू जो आर्किटेक्चर है वो काफ़ी बड़ा है गुजरात से, अगर हम कंपैरिजन करते हैं इसको, तो काफ़ी मैसिव है वो, ठीक है। और यहाँ पर बहुत सारी बिल्डिंग्स बनाई गई हैं इसको लेके, इसी पैटर्न पर जो ये मांडू आर्किटेक्चर है, और बहुत ही ख्याल रखा हुआ है कि कलर्स कैसे होंगे, टाइल्स कैसी लगी होंगी, मतलब बिल्डिंग को एक हम कैसे उसको ब्यूटीफाई कर सकते हैं, हर चीज़ का बहुत ध्यान रखा गया है। जैसे कि इसमें अगर आपको बेस्ट नोन अगर आप एग्जांपल देखें तो जामा मस्जिद हो गया, हिंडोला महल हो गया, जहाज महल हो गया, तो ये सारे जो आपके मांडू आर्किटेक्चर को पूरी तरह से शो करते हैं। From the beginning, the kingdom of Malwa was torn by internal
डेसेशन। देखिए यहाँ पर होता क्या है, मालवा पर शुरुआत में तो बहुत सारी जो चीज़ें होती है इंटरनली बहुत ज़्यादा चीज़ें बिगड़ी होती हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि बार बार जब कोई रूलर चेंज होता है, बनता है, तो उसके बाद बहुत ही अफरा तफरी मच जाती है। तो यहाँ भी शुरुआत में यही हाल होते हैं। द स्ट्रगल फॉर द सक्सेशन बिटवीन डिफरेंट कंटेंडर टू द थ्रोन वॉज अकॉम्पनीड बाय फाइटिंग बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ नॉबल्स फॉर पावर एंड प्रॉफिट। अगला सक्सेसर बनने के लिए अलग अलग ग्रुप्स में झगड़ा होता है। यहाँ पर जो नॉबल्स होते हैं वो अपना प्रॉफिट देखते हैं कि भाई हमें किसके साथ जाने में फ़ायदा है। कुछ नॉबल्स ऐसे होते हैं, सोचते हैं कि हम क्यों किसी के साथ जाएं, हम खुद अगले सक्सेसर बन जाएंगे। तो इस चक्कर में अलग अलग ग्रुप्स में, अलग अलग नॉबल्स में अपने पावर और प्रॉफिट के लिए बहुत झगड़े होते हैं। द नेबरिंग स्टेट ऑफ गुजरात एंड मेवाड़ वर ऑल्सो रेडी टू एडवांटेज ऑफ द फिक्शनलिज्म फॉर देयर ओन पर्पस। अब यहाँ पर जो मालवा है, मालवा के आस पड़ोसी कौन है, मेवाड़ और गुजरात। तो यहाँ पर जैसे ही ये जो मालवा है ये वीक पड़ता है, तो गुजरात में रहने वाले जो रूलर्स हैं और जो मेवाड़ में रहने वाले जो रूलर्स हैं उनकी आंखें चमक जाती हैं कि ये अच्छा मौका है, जाके मालवा पर अटैक कर लो। तो ये अपना सोच रहे हैं, यहाँ पर जो रहने वाले हैं वो अपना अलग ही लड़ रहे हैं। तो आप समझ सकते हो कि सिचुएशन क्या रही होगी इस टाइम पर। One of the early ruler of Malwa, हुसैन शाह, adopted a broad policy of religious tolerance. मालवा के एक रूलर होते हैं हुसैन शाह। ये काफ़ी ज़्यादा इनकी ब्रॉड पॉलिसी होती है धर्म को लेकर। मैनी राजपूत्स वर एनकरेज टू सेटल इन मालवा। इन्होंने बहुत सारे राजपूतों को एनकरेज किया कि वो मालवा में रह सकते हैं। भले ही खुद एक मुस्लिम थे, लेकिन कभी इन्होंने ये नहीं सोचा कि यहाँ पर मैं सिर्फ मुस्लिम्स को ही रहने दूंगा या उनको ही बढ़ावा दूंगा, बल्कि इन्होंने बोला कि मालवा में जो राजपूत्स हैं वो यहाँ पर सेटल हो सकते हैं। Thus, two of the elder brothers of Rana Mukkal of Mewar were granted जागीर in मालवा। यहाँ तक कि मेवाड़ के जो रूलर थे राणा मुक्कल, ठीक है, राणा मुक्कल कहाँ के थे, मेवाड़ के थे। इनके जो दो भाई थे, इनके दो बड़े भाई थे, ठीक है, इनको भी हुसैन शाह ने मालवा में क्या दी थी, जागीर दी थी। फिर से समझते हैं, जो हुसैन शाह है वो कहाँ पर रूल कर रहे हैं, जो हुसैन शाह है वो रूल कर रहा है मालवा पर। जो राणा मुक्कल है वो कहाँ पर रूल कर रहा है, वो मेवाड़ में रूल कर रहा है। और राणा मुक्कल के जो दो भाई हैं बड़े, उनको वो अपने उनको जागीर किसने दी, तो वो दी मालवा के रूलर हुसैन शाह ने। तो उसका मतलब क्या है, यहाँ पर जो हुसैन शाह है वो काफ़ी टॉलरेट, मतलब जो रिलीजियस टॉलरेंस व्यक्ति होता है ना, उस तरह का है। तभी तो उसने अपने राज्य में एक राजपूत रूलर्स, और जो राजपूत रूलर्स हैं उनको जागीर दे रहा है। From the inscription of the Lalitpur temple, which was built during this period, and it appeared no restriction were placed on the construction of temples. इसके टाइम पर जो हुसैन शाह है, इसके टाइम पर इसने मालवा में किसी भी तरह की कोई पाबंदी नहीं लगाई कि किसी भी टेम्पल का कंस्ट्रक्शन नहीं किया जाएगा। इसके टाइम पर काफ़ी टेम्पल्स का कंस्ट्रक्शन किया गया है, जिसमें जो जैन मंदिर है उनको बनवाया गया है। और यहाँ तक कि जो दूसरे जो मर्चेंट्स थे, जो व्यापारी थे, जो जैन धर्म को मानते थे, उनको इस चीज़ के लिए सपोर्ट भी किया गया है कि वो चाहे तो ये सब काम करवा सकते हैं। नरदेवा सोनी एक सक्सेसफुल ट्रेडर थे, एक सक्सेसफुल व्यापारी थे, जो हुसैन शाह के लिए काम करते थे और उनके एक एडवाइज़र भी थे। इससे क्या समझ आ रहा है, यहाँ पर ये सब कौन है, कोई जैन है, कोई हिंदू है, जबकि हुसैन शाह क्या है, एक मुस्लिम है, लेकिन फिर भी आपस में सब एक दूसरे को सपोर्ट करके चल रहे हैं। However, all the rulers of Malwa were not equally tolerant. लेकिन जैसे हुसैन शाह यहाँ पर टॉलरेट नेचर के इंसान हैं, यहाँ पर काफ़ी टॉलरेंट है रिलीजियस नेचर को लेकर, वैसे ही मालवा में आने वाले सभी रूलर्स ऐसे नहीं होंगे। जैसे कि आप बात करते हैं महमूद खलजी की, तो ये टाइम पीरियड है 1436 से 69 का, जिसमें जो महमूद खलजी है उसने रूल करा है। काफ़ी पावरफुल रूलर रहा है ये मालवा का। अभी तक किसकी बात कर रहे थे, हुसैन शाह की बात कर रहे थे, जो इंसान काफ़ी सुनने में और पढ़ने में तो अच्छा ही लग रहे हैं, काफ़ी मतलब हम कहेंगे कोई कट्टर इंसान नहीं था कि भाई सिर्फ मुस्लिम मुस्लिम को ही मुझे बढ़ाना है। हर तरह की चीज़ें उनके टाइम पर हुई हैं। अब हम बात कर रहे हैं उनके बाद महमूद खिलजी की, जो एक पावरफुल रूलर तो बताया गया है, लेकिन ये भी कहा गया है कि उसने अपने टाइम पे, स्ट्रगल के टाइम पे, इसने बहुत सारे जो टेम्पल्स हैं वो डिस्ट्रॉय करे हैं। जब उसकी लड़ाई होती है किसके साथ, राणा कुंभा के साथ। राणा कुंभा कौन थे, जो मेवाड़ पे रूल कर रहे थे। ओके, मेवाड़ पे कौन रूल कर रहे थे, अब राणा कुंभा रूल कर रहे थे। तो जब मेवाड़ के रूलर के साथ महमूद खिलजी की लड़ाई होती है, तो यहाँ पर वो बहुत सारे टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। और यहाँ सिर्फ उसकी लड़ाई, सिर्फ महमूद खिलजी की लड़ाई सिर्फ राणा कुंभा से ही नहीं हो रही थी, बल्कि जो दूसरे हिंदू राजास थे उसके आस पड़ोस में, उनसे भी हो रही थी। This was reprehensible a setback from the policy of broad tolerance which was gradually developed under the Delhi Sultanate. However, it was not part of any policy of general destruction of Hindu temples. महमूद खिलजी was a restless and ambitious monarch. तो जो महमूद खिलजी था बहुत ज़्यादा ambitious monarch था, और ये यही चाहता था जितना हो सके उतना ज़्यादा एरिया मेरे अंडर आए, अपने आसपास के जो दुश्मन है, जो अपने राइवल्स हैं, उनको मैं हटाऊँ।
ही फाउट विद ऑलमोस्ट ऑल हिज नेबर्स, मतलब इसके आसपास में जितने भी जो दूसरे छोटे मोटे रजवाड़े थे, जैसे कि गुजरात हो गया, गोंडवाना के जो रूलर्स हैं, उड़ीसा, बहमनी, दिल्ली के जो सुल्तान है, सबके साथ महमूद खिलजी क्या कर रहे थे, सबके साथ वॉर में थे, सबके साथ बराबर फाइट चल रही थी। हिज एनर्जी वर प्रिंसिपली डिवोटेड टू ओवर रनिंग साउथ राजपुताना एंड ट्राइंग टू सबड्यू मेवाड़। यहाँ तक कि जो साउथ में जो राजपूत जो और छोटे मोटे जो और रजवाड़े बच रहे थे, उनके साथ भी पूरी तरह से अपनी एनर्जी को ये लगाते हैं लड़ने में, और क्या कोशिश करते हैं कि मेवाड़ को क्या कर लें, जीत लें। मेवाड़ कौन सी जगह है जहाँ पर राणा कुंभा रूल कर रहे हैं, तो ये उसको भी जीतना चाहते थे। अब बढ़ते हैं मेवाड़ की तरफ। मेवाड़ में क्या चल रहा था। The rise of Mewar during the 15th century was an important factor in the political life of North India। तो सबसे ज़्यादा जो एक important factor रहा है वो 15th century का जो time period रहा है वो रहा है। We have seen how after being ousted from Ajmer, the Chauhan had shifted to Ranthambore and set up a powerful state। देखिए यहाँ से जो अब जो चौहान थे, कहीं ना कहीं राजपूत की जो पावर थी थोड़ी वीक पड़ गई थी बीच में, तो उस वजह से उन्होंने अपनी जो कैपिटल वगैरह है वो शिफ्ट कर ली थी। और अब जो एक सबसे इंपॉर्टेंट जो पावरफुल जो किंगडम जो कैपिटल थी वो थी रणथंभोर, और एक बहुत ही पावरफुल स्टेट था ये। विद द कॉन्क्वेस्ट ऑफ रणथंभोर बाय अलाउद्दीन खिलजी, द पावर ऑफ चौहान इन राजपुता हैड फाइनली केम टू एन एंड। तो यहाँ पर रणथंभोर की लड़ाई भी किससे होती है, जब रणथंभोर की लड़ाई भी अलाउद्दीन खिलजी से होती है, तो यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी पूरी तरह से रणथंभोर को क्या कर जाता है, उनको वीक कर जाता है, और कहीं ना कहीं जो पावर होती है चौहान्स की वो बहुत ज़्यादा वीक पड़ जाती है। और इससे होता क्या है, जब कोई एक बड़ा स्टेट खत्म होने लगता है तो उसकी जगह छोटे छोटे स्टेट्स बनने लगते हैं, क्योंकि उसके अंडर रहने वाले जो रूलर्स होते हैं वो अपने आप को इंडिपेंडेंट करना शुरू कर देते हैं। वो चाहते हैं कि वो जिस एरिया में है उस एरिया को बचा लें कम से कम, और यहाँ पर वो अपना खुद के राजा बनकर रहे हैं। तो यहाँ ऐसे ही होता है। अलाउद्दीन खिलजी जब रणथंभोर को काफ़ी नुकसान पहुंचा देता है, और चौहान जो रूलर्स होते हैं राजपुताना, जब उनकी पावर बहुत ख़त्म होने की कगार पे होती है, तो यहाँ पर छोटे छोटे जो दूसरे नए स्टेट्स हैं वो बनते हैं। द स्टेट ऑफ मारवाड़ विद इट्स कैपिटल एट जोधपुर, तो यहीं पर ये स्टेट बनता है मारवाड़, जिसकी जो कैपिटल होती है वो होती है जोधपुर, और जोधपुर का फाउंडेशन डेट क्या है, 1465। अनदर स्टेट ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज इन द एरिया वॉज द मुस्लिम प्रिंसिपैलिटी ऑफ नागौर। इसके अलावा एक और स्टेट देखने के लिए आता है मारवाड़ के बराबर में ही, जो दूसरा कौन सा स्टेट बनकर निकलता है, ये एक मुस्लिम स्टेट होता है, नागौर। ठीक है, कौन सा स्टेट होता है, नागौर। एक सेकेंड, यहाँ पर ये नागौर, ठीक है, यहाँ पर मुस्लिम रूल होता है। अजमेर विच हैज़ बीन सीट ऑफ पावर ऑफ मुस्लिम गवर्नर चेंज हैंड सेवरल टाइम एज द बोन ऑफ कंटेंशन अमंग द राजपूत स्टेट। ये जो अजमेर की जो पावर है ये बार बार बहुत सारे हाथों के बीच में से चेंज होती है, बहुत सारे मुस्लिम गवर्नर्स के पास आती है, और कहीं ना कहीं ये बड़ी मुसीबत बनी रहती है राजपूत स्टेट्स के लिए। मतलब आप ये मान लो कि इस टाइम पे जो ये एरिया है पूरा का पूरा मारवाड़ मेवाड़, यहाँ पर इतनी ज़्यादा उथल पुथल हो चुकी है कि चीज़ें मतलब बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं थी, कुछ भी चीज़ प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही थी। द मास्टरी ऑफ ईस्टर्न राजपूत वॉज ऑल्सो इन डिस्प्यूट, यहाँ तक कि जो राजपूत है उनमें खुद के भी अपने डिस्प्यूट चल रहे थे, साथ में जो दूसरे जो दिल्ली के जो रूलर्स थे उनके साथ भी इनके डिस्प्यूट्स चल रहे थे। जो अर्ली हिस्ट्री है मेवाड़ की, बहुत ही ज़्यादा हम आपने पढ़ के ही आपको समझ आ रहा है कि मतलब कोई चीज़ें परमानेंट सी नहीं चली हैं, बल्कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर अफरा तफरी लगी हुई है। जो एक वर्चुअल फाउंडर माने जाते हैं मेवाड़ के, कि मेवाड़ के जो वर्चुअल फाउंडर है एक तरह से, वो कौन है, तो वो है बप्पा रावल को कहा जाता है। और ये कौन से क्लैन से बिलोंग करते थे, ये गहलियोट क्लैन से बिलोंग करते थे। और ऐसा कहा जाता है कि जो बप्पा रावल है ये कहाँ से आए थे, ये गुजरात से आए थे। और कब आए थे, 7th सेंचुरी में आए थे, एंड डोमिनेटेड द साउदर्न वेस्टर्न पार्ट ऑफ द राजस्थान। और जब ये गुजरात से आते हैं बप्पा रावल, तो ये जो राजस्थान में साउथ वेस्टर्न वाला पार्ट होता है वहाँ पर अपने आप को डोमिनेट करते हैं, और वहीं पर ही फिर क्या बनती है, मेवाड़ को बनाया जाता है, जहाँ पर आगे चल के हमने देखा था कि राणा कुंभा रूल कर रहे हैं। द गुहिल रूल्ड फ्रॉम चित्तौड़ टू द टाइम ऑफ रतन सिंह विच वॉज आउस्टेड बाय अलाउद्दीन खिलजी। जो गुहिल्स हैं वो काफ़ी टाइम से चित्तौड़ पर रूल कर रहे थे राजा रतन सिंह के टाइम से। राजा रतन सिंह, आप सबने मूवी भी देखी होगी पद्मावत, है ना, तो उसमें रतन सिंह का लड़ाई झगड़ा किससे होता है, अलाउद्दीन खिलजी से होता है। तो ऐसा कहा गया है कि जो ये गुहिल्स हैं ये चित्तौड़ पर जब से रह रहे हैं, जब से राजा जो रतन सिंह थे उनकी लड़ाई अलाउद्दीन खिलजी से होती है। उसके बाद जो चित्तौड़ है वो किसके हाथों पहुंच जाता है, वो सिसोदियास के हाथों पहुंच जाता है। जो सिसोदिया कोई और नहीं बल्कि वो गुहिल्स के अंदर ही क्या होता है, फ्यूडेटरीज होते हैं। जैसे कि मैंने आपसे हर बार बताती हूँ कि जब भी कोई एक
अब ये जो क्लैन था गुहिल्स, पहले ये स्ट्रांग था, इसके अंदर बहुत सारे फ्यूडेटरीज काम कर रहे थे। जैसे ये गुहिल्स वीक पड़ा तो इन्हीं में से कोई एक फ्यूड्यूटरी निकला जो उस टाइम पे पावरफुल था, जैसे कि ये सिसोदिया निकला है, तो अब इनके हाथों में चित्तौड़ पहुंच गया। तो मतलब जिसके पास पावर है उसी के हाथों चीज़ें आराम से आगे बढ़ती जा रही है, उसी की डायनेस्टी होती जा रही है। ड्यूरिंग द लास्ट क्वार्टर ऑफ द 14th century, द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द 14th century, राव लाखा एंड मोकल मेड मेवाड़ द मोस्ट पावरफुल स्टेट इन राजस्थान। 15th century में राव लाखा और मोकल, ठीक है, इन्होंने मेवाड़ को एक बहुत ही पावरफुल स्टेट बना दिया राजस्थान में। तो दोनों नाम याद रखना, राव लाखा और मुगल, ठीक है, इन्होंने मेवाड़ को क्या बना दिया, एक पावरफुल स्टेट बना दिया। द रूलर हु रेज्ड इट टू द स्टेटस ऑफ पावर टू बी रेकॉर्ड विद वॉज राणा कुंभा। और जो बची कुची कसर थी इसको और ऊपर बढ़ाने में मेवाड़ को, वो किसने पूरी कर दी, वो राणा कुंभा जी ने पूरी कर दी। आफ्टर कॉशियसली कंसोलिडेटिंग हिज पोजीशन बाय डिफीटिंग हिज इंटरनल राइवल्स, जो राणा कुंभा थे इन्होंने अपने सबसे पहले क्या करा, अपने दुश्मनों को हटाने का काम करा कि जो ये मेरे आसपास जो ये अपने ही राज्य में उथल पुथल मचा देते हैं ना लोग, पहले तो इनको हटाना, इनको डिफीट करना है। तो इन्होंने पहले तो ऐसे लोगों को डिफीट करा। कुंभा रिन्यूड एफर्ट्स फॉर द कॉन्क्वेस्ट ऑफ बुंदी, कोटा, डूंगरपुर ऑन द गुजरात बॉर्डर। गुजरात बॉर्डर पे जो ये छोटे छोटे जो स्टेट्स थे, सबसे पहले इन्होंने इनको हटाया। कोटा हैड अर्लियर बीन पेइंग एलिजेंस टू मालवा एंड डूंगरपुर टू गुजरात। इससे पहले भी जो ये जो कोटा और जो ये डूंगरपुर थे, ये जो रिवेन्यू वगैरह पे करके किसको देते थे, गुजरात में भेजते थे। दिस ब्रॉट हिम इनटू डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट विद बोथ दिस किंगडम, और इस वजह से इनमें भी झगड़ा लगा ही रहता था। देयर वर अदर रीजन फॉर द कॉन्फ्लिक्ट टू, क्योंकि जो मेवाड़ के रूलर थे वो क्या चाहते थे कि ये सब स्टेट्स है वो हमारे कंट्रोल में रहे, हम जीत लें इनको। गुजरात में जो रूलर्स थे वो कुछ अलग ही चाहते थे, इसलिए भी लड़ाई झगड़ा लग रहा है। द खान ऑफ नागौर हु हैज बीन अटैक्ड बाय राणा कुंभा हैड अपील्ड फॉर द हेल्प फॉर द रूलर ऑफ गुजरात। अब यहाँ पर देखना, अब खान ऑफ नागौर, मैंने आपसे क्या बताया था, बिल्कुल मेवाड़ से लगकर ही था जो नागौर था, और नागौर में किसका रूल चलता था, जो मुस्लिम्स थे उनका चलता था। अब यहाँ पर ये जो नागौर है इस पर अटैक कर दिया किसने, राणा कुंभा, ठीक है, राणा कुंभा ने अटैक कर दिया। राणा कुंभा कहाँ के रूलर है, मेवाड़ के, ध्यान रखना, ठीक है। मेवाड़ और नागौर क्या है, दोनों पड़ोसी पड़ोसी, और पड़ोसी आपस में हमेशा झगड़े हैं। तो राणा कुंभा अपने पड़ोसी नागौर पर अटैक कर देते हैं। अब नागौर में जो खान थे वो किससे हेल्प मांगते हैं, फिर वो हेल्प मांगने जाते हैं गुजरात से। जो गुजरात के रूलर होते हैं वो उनसे हेल्प मांगते हैं कि आप हमारी हेल्प करो, मेवाड़ में जो राणा कुंभा है उन्होंने हम पर अटैक कर दिया। द राणा हैड ऑल्सो गिवन शेल्टर एट हिज कोर्ट टू अ राइवल ऑफ महमूद खलजी एंड इवन अटैम्प्टिंग टू इंस्टॉल हिम ऑन द मालवा थ्रोन। अब यहाँ पर होता क्या है, इस कहानी को पूरा समझेंगे फिर से। अब यहाँ पर होता क्या है, राणा कुंभा, यहाँ फिर से देखते हैं, तो जो खान थे ये क्या बोलते हैं गुजरात के रूलर से कि आप हमारी हेल्प करो, जो राणा कुंभा है मेवाड़ के रूलर है उन्होंने हम पर अटैक कर दिया। राणा कुंभा हैड ऑल्सो गिवन शेल्टर इज कोर्ट टू द राइवल ऑफ महमूद खलजी, ठीक है। अब यह महमूद खलजी से पहले राणा कुंभा उनका झगड़ा चल रहा था। जो महमूद खलजी हैं इनका कोई दुश्मन था, इनका एक राइवल था महमूद खलजी का, ठीक है। तो उस राइवल की मदद कौन करता है, राणा कुंभा मदद करते हैं। तो महमूद खलजी और राणा कुंभा तो दुश्मन दुश्मन हो गए, क्योंकि भाई महमूद खलजी के जो दुश्मन है उनकी हेल्प कौन कर रहा है, राणा कुंभा कर रहा है। और राणा कुंभा क्या चाहते थे, वो ये चाहते थे कि मालवा के थ्रोन पर किसको बैठा दे, महमूद, ये जो खिलजी है इसको हटा के जो महमूद खिलजी का जो राइवल है, जो उसका दुश्मन है, उसको मालवा पर बैठा दे। तो यहाँ आप देख रहे हो सबसे ज़्यादा दुश्मनी किसके खिलाफ दिखाई दे रही है, राणा कुंभा उनके खिलाफ दिखाई दे रही है। राणा कुंभा से ना तो जो नागौर के रूलर है ना उनकी बन रही है, जो मालवा का रूलर है महमूद खिलजी ना उनकी बन रही है, ना गुजरात की बन रही है। सबके सब किसके लड़े हुए हैं, सब राणा कुंभा जैसे यहाँ पर नाराज है उनकी इन हरकतों से। In retaliation, Mahmud Khilji had given the shelter and active encouragement to some of the rival of the Rana. अब जो काम पहले राणा कुंभा ने किया, महमूद खिलजी के जो राइवल्स हैं, जो उसके दुश्मन हैं, उनको अपने कोर्ट में पनाह दी और उनका साथ दिया। अब वही काम कौन कर रहा है, अब वही काम महमूद खिलजी कर रहा है। वो राणा कुंभा के जो दुश्मन हैं, ठीक है, उनको क्या कर रहा है, उनको एनकरेज कर रहा है, उनको शेल्टर दे रहा है। सच एज इस ब्रदर मोक्कल, ठीक है, जैसे कि उसका जो भाई है ये मोक्कल, उसको भी उसने सपोर्ट करा। मोक्कल कौन था, अभी हमने पहले पढ़ा था, मोक्कल एक राजपूत रूलर था, तो इस राजपूत रूलर को सपोर्ट करा। और ये वही वाली बात हो जाती है फिर, घर का भेदी लंका ढाए, तो ये इसीलिए यहाँ पर इसको मोक्कल को इन्होंने सहारा दिया कि इसको तो पता ही होगा। द कॉन्फ्लिक्ट विद गुजरात मालवा ऑक्यूपाइड कुंभा थ्रू आउट हिज रीजन। तो यहाँ पर अब जो राणा कुंभा है उनका झगड़ा गुजरात से भी चल रहा है। गुजरात से क्यों झगड़ा चल रहा है, क्योंकि राणा कुंभा ने जब नागौर पर अटैक करा तो नागौर का जो रूलर था उसने हेल्प मांगी थी गुजरात के रूलर से कि आइए मेरी मदद कीजिए। और मालवा से उनका झगड़ा क्यों चल रहा था, क्योंकि उन्होंने मालवा का जो रूलर थे महमूद खिलजी, उनके राइवल को पनाह दी थी और महमूद खिलजी को मालवा के थ्रोन से हटा के उसको बैठाने की कोशिश करी थी।
During most of the time, Rana also had to contend with the Rathod of Marwar, and Marwar was under Mewar occupation, but soon it became independent after a successful struggle waged under the leadership of Rao Jodha. देखिए पहले जो ये मारवाड़ था ये भी किसके अंदर आता था, मेवाड़ के अंदर, लेकिन कुछ ही टाइम बाद जो मारवाड़ है वो अपने आप को वहाँ से इंडिपेंडेंट कर लेता है, किसकी लीडरशिप में, राव जोधा की लीडरशिप में. Although sorely pressed by from all sides, Rana Kumbha was largely able to maintain his position in मेवाड़. इतनी सारी जगह से जो राणा कुंभा है उन्हें वॉर करनी पड़ रही है, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने मेवाड़ में अपनी पोजीशन को क्या करके रखा, पूरी तरह से मेंटेन करके रखा. कुंभलगढ़ को सीज कर लिया गया बहुत बार गुजरात की फोर्सेस के थ्रू, वाइल महमूद खिलजी वॉज एबल टू रेड एज फार एज इनलैंड एज अजमेर एंड इंस्टॉल हिज ओन गवर्नर देयर. यहाँ तक कि जो महमूद खिलजी थे वो तो अजमेर तक पहुँच गए थे और अपने जो गवर्नर्स हैं उनको वहाँ पर बैठा दिया था. लेकिन उसके बाद भी जो राणा कुंभा थे वो बार बार इन अटैक को क्या करते थे, रिपर्स करते थे. ना केवल रिपर्स करते थे बल्कि इन अटैक्स को वो कभी कभी मतलब इनको भगा भी दिया करते थे और बहुत सारी जगह को उन्होंने जीता भी है. ठीक है, मतलब अपना जो पोजीशन है वो मेंटेन करके रखा है विद द एक्सेप्शन ऑफ सम ऑफ द आउटलाइन एरिया, बस कुछ जगहों को छोड़ के जैसे कि रणथंभौर वगैरह. राणा कुंभास अचीवमेंट इन फेसिंग टू सच पावरफुल स्टेट अगेंस्ट ऑल ऑड्स विद नो स्मॉल अचीवमेंट. तो काफ़ी बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स रही हैं इनकी भी. जो राणा कुंभा थे काफ़ी लर्न मैन थे और लर्न मैन को ही रखना अपने कोर्ट वगैरह पसंद करते थे. काफ़ी सारी बुक्स को इन्होंने कंपोज किया है विच कैन स्टिल बी रीड, जो आज तक भी पढ़ी जाती हैं. द ड्यून ऑफ द पैलेस एंड द विक्ट्री टावर, हम सबको पता है जो कीर्ति स्तंभ है वो किसने बनाया था, तो वो भी राणा कुंभा जी ने ही बनाया था. विच ही बिल्ड एट चित्तौड़ शो डैट ही वॉज एन एस्थेटिक बिल्डर एज वेल. ठीक है, और उससे पता चलता है कि कितने ज़्यादा इन्हें भी बिल्डिंग वगैरह का शौक रहा है. बहुत सारी लेक्स इन्होंने बनवाई हैं, रिजर्वॉयर बनवाए हैं जिससे कि कोई इरीगेशन की कोई दिक्कत ना हो. टेम्पल्स भी बनवाए हैं जिसमें इन्होंने स्टोन कटिंग, ठीक है, एक बड़े ही हाई लेवल पर ये उस काम को लेकर गए हैं. जो कुंभा है वॉज मर्डर्ड बाय हिज सन उदय. कुंभा को कोई मारने वाले, राणा कुंभा थे उनको मारने वाला कोई और नहीं बल्कि उनका खुद का बेटा उदय था. और वो क्यों मारा, जिससे कि उसको थ्रोन मिल जाए. उदय वॉज सून आउटस्टेड, ही लेफ्ट अ बिटर ट्रेल एंड आफ्टर अ लॉन्ग फेट्रियल कॉन्फ्लिक्ट विद हिज ब्रदर. लेकिन ये भी जो उदय है इनका बेटा ज़्यादा लंबे टाइम तक रूल नहीं कर पाता है बल्कि अब इसको इसके भाइयों से लड़ना पड़ेगा. तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर भाई भाई आपस में लड़ जाते हैं थ्रोन के लिए. एंड राणा संगा ग्रैंड सन ऑफ कुंभ असेंडेड द गद्दी ऑफ मेवाड़ इन 1508. और फाइनली यहाँ पर जो जीत कर आता है वो कोई और नहीं बल्कि वो राणा कुंभा का पोता होता है, उनका ग्रैंड सन होता है राणा संगा. ठीक है, और यह राणा संग अगला रूलर बनेगा मेवाड़ के गद्दी पे जो बैठेंगे 1508 में. मोस्ट इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट बिटवीन द डेथ ऑफ राणा कुंभा एंड द राइज ऑफ संगा वॉज द रैपिड इंटरनल डिसइंटीग्रेशन ऑफ मालवा. जो एक सबसे ज़्यादा जिस चीज़ में डेवलपमेंट देखी गई वो ये थी इन दोनों टाइम पीरियड के बीच में, जैसे राणा कुंभा और उनके जो ग्रैंड सन है राणा संगा के टाइम पीरियड जो बीच में रहा है उसमें जो एक डेवलपमेंट देखी गई है वो डेवलपमेंट देखी गई है कि जो मालवा पहले पूरा एक था उसके बहुत सारे टुकड़े हो जाएंगे. The ruler Mahmud II had fallen out with Medini Rai and the powerful Rajput leader of the Eastern Malwa who had helped him to gain the throne. Ruler जो महमूद सेकंड थे वो किससे अब उनकी उनका किससे लड़ाई होती रहती है, मेदनी राय से. जो पावरफुल राजपूत रूलर थे कहाँ के, ईस्टर्न मालवा के. तो जो मेदनी राय थे ये कहाँ पर रूल करा था, मालवा के ईस्टर्न वाले एरिया में. और ये फिर से हेल्प मांगता है गुजरात जो रूलर्स वगैरह होते हैं कि भाई आओ मेरे थ्रोन बचाने में हेल्प करो. मालवा रूलर अपील फॉर हेल्प टू गुजरात, और जो मालवा के रूलर होते हैं वो किससे अपील करते हैं हेल्प के लिए, गुजरात के रूलर से. वाइल मेदनी राय एक सेकेंड रिपेयर टू द कोर्ट ऑफ राणा संगा, और जबकि जो मेदनी राय है वो किससे करते हैं, राणा संगा से. इन अ बैटल इन 1517 द राणा डिफीटेड महमूद सेकेंड. अब यहाँ पर जब मेदनी राय राणा संगा के पास पहुँचते हैं कि प्लीज़ मुझे मेरी मदद कीजिए क्योंकि महमूद जो सेकंड है वो क्या कर रहा है, मेरी जो मालवा है मुझसे छीनना चाहता है. राणा संगा कहते हैं ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मेदनी राय, हम तुम्हारे साथ हैं. और राणा संगा जी ने किसको हरा दिया, महमूद सेकंड को हरा दिया और कैरिड हिम एज अ प्रिजनर टू चित्तौड़, और चित्तौड़ ले आए उसको प्रिजनर बना के. इट इज़ क्लेम दैट ही रिलीज हिम आफ्टर 6 मंथ, लेकिन 6 महीने बाद उसको छोड़ दिया गया और उसको अपना एक हॉस्टेज बना के उसको रखा गया. ईस्टर्न मालवा अब किसके पास था, चंदेरी के पास था, है ना. ईस्टर्न मालवा किसके पास था, वापस से मेदनी राय के पास था, इंक्लूड चंदेरी. ठीक है, और चंदेरी वो भी, लेकिन कहीं ना कहीं जो उस पर ओवरलॉर्डशिप थी वो किसकी थी, राणा संगा की थी. क्योंकि मालवा भले ही किसका था, मेदनी राय का था, लेकिन मेदनी राय के हाथों से वो चला जाता अगर वहाँ पर जो राणा संगा है वो उसकी मदद ना करते. तो राणा संगा ने मेदनी राय की मदद इसलिए करी जिससे कि बाद में वो भले ही वहाँ पर जो रूल है वो मेदनी राय का लेकर, लेकिन जो लॉर्डशिप रहेगी वो किसकी रहेगी, राणा संगा की रहेगी. जो डेवलपमेंट होते हैं मालवा पर अब वो आपको तब देखने के लिए मिलेंगे जब लोधी रूलर्स आ जाएंगे दिल्ली में,
है ना। और सिचुएशन फिर एक बार बदलेगी। जो लोधी रूलर थे इब्राहिम लोधी, उसने क्या सोचा कि मैं मेवाड़ पर अटैक करता हूँ, तो मेवाड़ पर इन्वाइट करना शुरू कर दिया, बट सफर्ड अ शार्प रिवर्स एट द हैंड ऑफ राणा संगा एट द खतौली। लेकिन यहाँ पर जो इब्राहिम लोधी था वो बहुत ही बुरी तरह से हारा गया। किसके हाथों? राणा संगा के हाथों। कहाँ पर? खतौली में, ठीक है। उसने सोचा था मैं जीत लूंगा, लेकिन वो भूल गया था कि यहाँ पर जो राणा संगा है वो बहुत ही पावरफुल रूलर है। अब इब्राहिम लोधी विड्रू इन ऑर्डर टू कंसोलिडेट हिज इंटरनल पोजीशन। तो अब थोड़ा जो इब्राहिम लोधी था उसने सोचा कि अभी उधर बढ़ना ज़्यादा सेफ नहीं है, अपने जो ये नॉर्दर्न इंडिया में मैंने जो दिल्ली तक ही सही हूँ मैं, अपनी यहीं पर ही जो इंटरनल पोजीशन है उसको स्ट्रॉन्ग करके रखता हूँ, पहले वो उसको कंसोलिडेट करता हूँ। बाबर वॉज नॉकिंग एट द गेट ऑफ इंडिया, और यही वो टाइम था कि अब आएगा बाबर, ठीक है। अब बाबर का टाइम आ गया इंडिया में आने का। और बाई 1525 जो पॉलिटिकल पूरी सिचुएशन जो होती है नॉर्थ इंडिया की पूरी तरह से चेंज हो जाती है, क्योंकि किसी ने नहीं सोचा था कि जो बाबर है वो यहाँ पर आकर, और बाबर के आते ही आगे चल के एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग, ठीक है ना, हम सबको पता है जो मुगल डायनेस्टी है वो स्थापित होगी। अगर सोच के देखिए, अगर यहाँ पर जो मुगल्स हैं, जो बाबर अगर वो नहीं आता या फिर आकर चला जाता, तो हो सकता था जो राणा संगा थे उन वो आगे चल के एक बहुत ही बड़ी एक हिंदू डायनेस्टी की फॉर्मेशन करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो इसीलिए एक मतलब कभी कभी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि एकदम से ही जो बिल्कुल पूरा जो ऐसा टर्न आता है कि सब चीज़ें बदल जाती हैं। तो यहाँ पर हिस्ट्री में वही हुआ है कि अगर आप सोच के देखिए, अगर बाबर नहीं आता तो जो इंडिया में कभी भी मुगल डायनेस्टी स्थापित नहीं हो पाती, और एक बड़ी सी हिंदू डायनेस्टी हो पाती शायद, क्योंकि कहीं ना कहीं जो राणा संगा थे वो इब्राहिम लोधी से तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग थे, है ना। तो इसलिए आप ये चीज़ें समझ सकते हो थोड़ा, और थोड़ा इमेजिन करने की कोशिश करना है क्या हो सकता था क्या नहीं हो सकता था। बाकी तो जो होना था सो हो गया। और ये चीज़ें सिर्फ यहाँ पर ही हिस्ट्री में ही नहीं बल्कि हमारी लाइफ में भी हो जाता है। हम सोचते क्या हैं और बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है कि बिल्कुल हमारी सोच से एकदम अलग हो जाती हैं। तो आप हिस्ट्री को समझ के अपनी आज की लाइफ को भी जोड़ सकते हो कि कुछ नहीं पता कि इस पल क्या हो जाए। तो हमें हमेशा हर सिचुएशन के लिए तैयार रहना चाहिए, और जो भी चेंजेस आ रहे हैं कोशिश करनी चाहिए उनको एक्सेप्ट करें। तो यहाँ पर अब आपको जो मेरी वीडियो है इसको लाइक करना है, और चैनल को जितना हो सके प्लीज़ दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा, जिससे कि उनको भी फ़ायदा मिल सके। और ऐसी और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।